आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर.के. सिंह पर पुनः एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2 यानी कि सेट 2 देखेंगे सामाजिक विज्ञान का, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर.के. सिंह को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसमें ये दूसरा वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, इस वीडियो को शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान वोई चाउ ने। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? 1910 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? डेवी ने। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई? 40 लाख। बंगाल में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1821 ईस्वी में। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, क्योंकि भारत जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 1987 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? स्वर्ण का। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 50%। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है ग्राम सभा। दलित पैक्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? दलित सेना का गठन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? लोकतांत्रिक। सभी लोकतांत्रिक शासन में 1950 से 2000 ईस्वी के दौरान विकास दर 3.95%। 15वीं लोकसभा से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपये। वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाई है? उपयुक्त सभी। प्लास्टिक मुद्रा है ATM। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया कराता है? उपयुक्त सभी। ट्रैक्टर के लिए, पावर प्लांट के लिए, पंपिंग सेट के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं उद्योग का योगदान है 45.9%। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला। भारत में उपभोक्ता के संरक्षण हेतु कौन सा अधिनियम है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 nm। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? कपास। कौन सी नदी
भ्रंश घाटी से होकर बहती है तापी। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? चावल। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? जनसंख्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सब सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थल पर हुआ? वाल्मीकि नगर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर। छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवक्ष प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? हैच्योर विधि। बिहार की कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी। सॉरी, यहाँ देखेंगे गलती हो गया है, ये हो जाएगा आपको कोसी नदी। ये आपको यहाँ कोसी नदी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लेंगे, इसको आप लोग सुधार जरूर लीजिएगा, कोसी नदी होगा। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। अब चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी किसी को इसका लाभ मिले। देखिए यहाँ अब हम देखते हैं, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास सोशल यूरोप की तुलना में किस प्रकार है? क्रांति के बगैर। ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण अचानक हुई, उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। इसके अलावा यूरोप के अन्य देशों में क्रांति के लिए राष्ट्रवाद ही जिम्मेदार था। भिन्न रीति रिवाज। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था कि नहीं? यह एक जातीय समूह का संगठन था जिनकी अपनी राजनीति और संस्कृति परंपराएं थी। इन सब के बावजूद यहाँ राष्ट्रवाद की भावना उदित हुई, लेकिन अन्य यूरोपीय देशों के लोग एक ही जाति से संबंध रखते थे। संसद का योगदान। इंग्लैंड में राष्ट्रवाद के भावना संसद के माध्यम से आई, लेकिन दूसरे राष्ट्रों में राजा और राष्ट्रीय अभिनेता इसके लिए जिम्मेदार थे। खूनी रविवार क्या है? 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ प्रदर्शन कर सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार के सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार का था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह। बिहार में नीले गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपने भूमि की 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के इससे ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। इसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। शहर किस प्रकार क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर व्यापार और उत्पादन संबंधित क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जहां शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य एवं रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती है, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। आधुनिक काल से पूर्व व्यापक एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे।
भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 ईस्वी का वर्णन करें। विलियम वेटिक समाचार पत्र की प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था, लेकिन 1823 ईस्वी के नियम को रद्द कर चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्र के मुक्तदाता के रूप में विभूषित हुआ। नए अधिनियम के तहत प्रकाशक प्रकाशन स्थान की सूचना देकर सुगमता से समाचार पत्र प्रकाशित कर सकता था। 1856 तक यह कानून चलता रहा। फलतः देश में समाचार पत्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। औद्योगिकरण के कारण का उल्लेख करें। औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा, विशाल औपनिवेशिक स्थिति, ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटेन व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तत्कालीन ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि करना असंभव था। ऐसी स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिससे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कार की जो श्रृंखला बनी, वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से अधिक संबंधित थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कारों ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। चूँकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने इस उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया। मशीनों के नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्र का जन्म हुआ। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाया गया। औद्योगिकरण ने ब्रिटेन में सस्ते श्रमिक की आवश्यकता की भूमि की अग्रणी रही। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फॉर्म स्थापित किए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। ये आजीविका अर्जन करने के लिए काम धंधे की खोज में निकटवर्ती कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी, जिसके कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेश ने भी योगदान दिया। इन उपनिवेशों से कच्चे माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहां के बाजारों में महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक उद्देश्य क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक उद्देश्य निम्नलिखित थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना का प्रयास, देशवासियों के बीच विभिन्नता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय द्वेष को समाप्त करना। तीसरा था राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। चौथा था महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्राणों का लेख तैयार करना।
प्रार्थना पत्रों तथा अस्मा पत्रों द्वारा वस्राएं एवं उनकी काउंसलिंग से सुधार हेतु प्रयास करना। इस तरह कांग्रेस का आरंभिक उद्देश्य शासन से सिर्फ सुधार करना था। 1905 ईस्वी में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे और 1907 ईस्वी में उसमें फूट पैदा हो गई, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमजोर पड़ गई। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की। आगे चलकर इस पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए भारत को ब्रिटिश शासन से गुलामी से मुक्त दिलाने की सर्वप्रमुख भूमिका निभाई। सामाजिक विभिन्नता की राजनीतिक परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम निम्न चीज़ों पर निर्भर करता है। लोग अपनी पहचान स्वयं अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होती है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाती है। अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती। भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने देश को भारतीय मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाए। संविधान के दायरे में आने वाली दूसरी समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगर भारत सरकार सामाजिक न्याय को उचित नहीं मानती तो आज भारत का विखंडन हो जाता। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होते हैं? 1970 और 1980 के दशक में देश के अंदर समाज के अनेक तबकों को ईस्वी में जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग भारतीय राजनीति में दूरदर्शी प्रभाव नहीं दिखा सका। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न समूहों के बीच उनके साथ हो रही अन्याय के चलते भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था से उनका असंतोष बढ़ गया। इसके चलते देश के अंतर्गत स्वतंत्र राजनीतिक संगठन का उदय हुआ। ऐसे विभिन्न समूह दलगत राजनीति से अलग होकर अपने दलों को और व्यापक करने के लिए आवाम को लामबंद करने और इस प्रकार राजनीतिक दलों में स्वतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई। संघीय राज्य की दो विशेषताएं बताना है। शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार में संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। इससे दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय सरकार में न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक होती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को संविधान के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधान विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कैसे? कोई आवश्यक नहीं कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। विभिन्न समुदायों के विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु उनका हित समान होता है। उदाहरण, मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियाँ भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न हो सकते हैं, किंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र के उत्तर भारतीय थे। उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशे में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। परिवारवाद क्या है? हाल के दशकों में यह परंपरा बनी कि जिस प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई, उसके ही किसी परियोजन को चुनाव में टिकट दे दिया जाए। इस प्रकार परिवारवाद भी लोकतंत्र के लिए एक गंभीर समस्या है। पंचायती राज्य का उद्देश्य। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है
ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्ति सौंपकर लोकतंत्र का आधार मजबूत करना, स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीण की अधिक साझेदारी सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधन तथा अन्य संसाधनों का सही प्रयोग करना, ग्रामीणों के बीच आत्मनिर्भरता एवं सामुदायिक भावना को विकसित करना, ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजना को पूर्ण रूप देना, ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ना अर्थात ग्रामीण विकास योजना में हाथ बटाने का अवसर देना। वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती है? वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र को चुनौतियां विकट रूप में विद्यमान है। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। इसमें शासन का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता में स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका एवं सर्वमान्य सत्य है। भारतीय लोकतंत्र में अनेक दीर्घकालिक महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेशी नीति, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा तैयारियां आदि कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर संजीदा बहस जरूरी है। देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा बन रही शक्तियों पर व्यापक परिचर्चा होनी चाहिए। यह खतरा केवल आतंकवाद गतिविधि, पूर्वोत्तर के अलगवादी या नक्सली गतिविधि एवं अवैध शरणार्थियों से नहीं बल्कि बढ़ते आर्थिक अपराध से भी है। विदेशी मुद्रा का अवैध आवागमन, विदेशी बैंकों में भारतीय द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि, उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार, असमानता और असंतुलन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है। केंद्र और राज्य के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने वाले जन कल्याणकारी योजना, शिक्षा, जाति भेद, लिंग भेद, नारी शोषण आदि कृतियों के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है। जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल आवश्यक है। लोकतंत्र की बड़ी चुनौती में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में होने वाले अनादुन चुनावी खर्च, उम्मीदवारों के टिकट वितरण और चुनाव की पारदर्शिता भी सम्मिलित है। वंश और जाति, क्षेत्रीय पार्टी तथा गठबंधन की राजनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी का आपस में गठबंधन करना, वैसे उम्मीदवारों को भी चुन लिया जाता है जो दागी प्रवृत्ति या अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। लोकतंत्र के लिए एक अलग ही चुनौती है। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी चर्चाएं होती रही है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़े। प्रशासन एवं भारतीय राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसके अतिरिक्त आज भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद जैसे बुराइयां यह निर्णायक भूमिका निभाती है जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनता शिक्षित हो। शिक्षित ही उनके भीतर जागरूकता पैदा कर सकता है। शिक्षा ही उनके अंदर जागरूकता पैदा कर सकता है। यह सच्चाई है कि लोकतंत्र सरकारें बहुमत के आधार पर बनती है, किंतु लोकतंत्र का अर्थ बहुमत की राय से चलने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि व्यवस्था या अल्पमत की इच्छाओं पर ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकारें प्रत्येक नागरिक को यह आश्वासन अवश्य प्रदान करे ताकि वे किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो। विखंडता है कि भारतवर्ष में नागरिक
के स्तर पर और खास तौर पर राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक विमर्श अथवा आंतरिक लोकतंत्र के स्वस्थ परंपरा का अभाव है। जाहिर है कि इसके दुष्परिणाम के तौर पर सत्ताधारी लोगों के चरित्र एवं व्यवहार गैर लोकतांत्रिक एवं लोकतंत्र में अटूट विश्वास से दूर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में देखेंगे हम लोग योजना आयोग। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। आयोग का अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः यह सरकार के 5 वर्ष के कामकाज को देखता है, जिसकी सदस्यों की संख्या 8 होता है। पत्र मुद्रा। सिक्का मुद्रा की कठिनाई को दूर करने के लिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं। भारत में 2 रुपये या इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। आर्थिक सुधारों का क्या अर्थ है? भारत में आर्थिक सुधारों का तात्पर्य उन नीतियों से है जिनका आरंभ 1991 ईस्वी से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभप्रदता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तर को वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया। ये आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित है, अतः इन्हें 4P की नीति कहते हैं। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण सभी लोगों का यानी कि साधन कम हो जा रहा है, जिसके कारण अधिकांश लोगों का भरण पोषण नहीं होता है। आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना आवश्यक है, लेकिन बिहार इस मामले में काफ़ी पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इस तरह से बिहार में यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार, नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। हर साल बाढ़ आना लगभग तय है। इससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है। हाल ही में कोसी का प्रलय इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी तरह सूखे की मार दक्षिणी बिहार को झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसान को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश एवं राज्य के विकास के लिए यहाँ की सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो लगभग चीनी उद्योग को छोड़कर बाकी जितना भी उद्योग था वह सभी झारखंड में चला गया। यानी कि बिहार जो है वह औद्योगिक क्षेत्र में साफ पिछड़ गया। गरीबी। बिहार में गरीबी का भार सर्वाधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते बिहार पिछड़ा हुआ है। खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी है, लेकिन बिहार में वर्षों से कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिल सका। इस खराब विधि व्यवस्था के कारण बिहार एक पिछड़ा राज्य बन गया। कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। सारा प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार के दल बदल में डूबा है, जिसके कारण बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के योगदान का वर्णन करें। राष्ट्र के विकास के लिए जो प्रयास किए गए वह उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उनकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। कोई भी देश अपने उत्पादन क्षमता का विस्तार कर राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का प्रयास करता है। वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र को उचित आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं।
राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। उत्पादन में वृद्धि कर लोगों की आय तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा लोगों के जीवन स्तर एवं क्रय क्षमता में वृद्धि कर उत्पादन, रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। संभावी संसाधन यानी संचित कोष एवं संभावी संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद वैसे संसाधन हैं जिनकी कभी उपयोग नहीं हुआ है किंतु इसके उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जैसे हिमालय प्रदेश का खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ एवं महंगा है। संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन के वैसे भाग हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है किंतु इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए नदी जल, जिससे भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, वर्तमान में इसका प्रयोग अत्यंत ही सीमित है। औषधि चट्टानों में खनिज किस प्रकार पाए जाते हैं? अनेक खनिज औषधि चट्टानों के स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचय एवं जमाव का परिणाम है। कोयला तथा औषधि चट्टानों में दूसरी श्रेणी में खनिज में जिप्सम, पोटास, नमक एवं सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में किया जाता है। मुंबई हाई तेल उत्पादन का परिचय देना है। मुंबई हाई तेल मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ 1975 ईस्वी में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है। बिहार में नहरों का विकास में निम्नलिखित समस्याएं हैं। राज्य सरकार की उदासीनता, नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव, बारहमासी नदियों का अभाव, कुछ नदियों द्वारा तीव्र मार्ग परिवर्तन, केंद्र सरकार की उपेक्षा इत्यादि। तल चिन्ह और अस्थायी ऊंचाई क्या है? तल चिन्ह वास्तविक सर्वेक्षण द्वारा दीवारों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह कहा जाता है। इसे फीट या मीटर की इकाई में प्रदर्शित किया जाता है। अस्थायी ऊंचाई तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इन विधि में बिंदुओं के सहारे मानचित्र में स्थानों की ऊंचाई की संख्या लिख दी जाती है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विवरण देना है। सूती वस्त्र उद्योग एक कृषि उत्पादन आधारित उद्योग है जो कपास पर निर्भर है। इसमें उद्योग की स्थापना सामान्य कारक के अतिरिक्त जलवायु जैसी कारक भी स्थापना का प्रमुख कारण है, क्योंकि आर्द्र जलवायु सूती की लंबाई एवं सुंदरता में नियामकता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक लंबा इतिहास है। अविभाजित भारत में ढाका का मतलब विश्वविख्यात था। 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए थे, पर यह सफल नहीं हो सकी। पुनः 1954 ईस्वी में मुंबई में कावासाकी नानाभाई द्वारा एक सफल उद्योग की स्थापना हुई, जिसमें भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को आधार प्रदान किया गया। आज भारत का सबसे विशाल उद्योग रूप में सूती वस्त्र उद्योग जाना जाता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। वर्तमान में देश के औद्योगिक उत्पादन में इन उद्योगों का 14% योगदान है, जबकि देश के कुल जीडीपी का 4% सहयोग सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। विदेशी आय के कुल आय का लगभग 17% इसी उद्योग के कारण है। आज भारत में सूती वस्त्र उद्योग की लगभग 1600 मिलें हैं। 80% मिलें निजी क्षेत्र में स्थापित है। प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात,
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख हैं। इस उद्योग का राष्ट्रीय व्यापारी विकेंद्रीकरण हुआ। यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्व देश सहित नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एवं अफ्रीका देशों में सूती वस्त्र निर्यात किया जाता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता। सड़क परिवहन सुविधाजनक तथा साधारणतः व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है तथा 24 घंटे उपलब्ध होते हैं। इसकी देखभाल की लागत कम आती है। इसके माध्यम से ही कृषि का विकास होता है। सड़क परिवहन में व्यवस्थित सेवा प्रदान करने का विशेष गुण होता है। सड़कें शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध और सब्जी आदि को विभिन्न क्षेत्रों को ढोने की सुविधा प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता। क्यों? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा से पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। प्राकृतिक आपदा एवं मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर इसके प्रभावों को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। बाढ़ से निम्नलिखित हानि होती है। बाढ़ के कारण उपजाऊ मृदा पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है। बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ता है। बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाता है। सुनामी के प्रमुख लक्षण। उत्तरदायी कारक भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ब्रह्मांडीय तत्वों जैसे उल्का पिंडों के प्रभाव के कारण सुनामी पैदा हो सकती है। लहरों की अधिक लंबाई तथा तेज गति। एक सुनामी की लहर की लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक तथा गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती है। लहरों का सिलसिला। सुनामी में लहरों का सिलसिला होता है। अधिकतर पहली लहर सबसे बड़ी लहर नहीं होती। पहली लहर आने के बाद परिवर्ती सुनामी लहर से खतरा कई घंटे तक बना होता है। अत्यधिक शक्ति। कुछ सुनामी लहरें की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये सुनामी लहरें कई टन भारी चट्टानों, नावों तथा अन्य मलबा अनेक मीटर पानी के अंदर ले जाती है। घर तथा अन्य इमारतें नष्ट हो जाती है। सभी तैरते हुए पदार्थ तथा पानी बहुत शक्ति के साथ बहता है तथा लोगों को जख्मी या मौत के घाट उतार देता है। बाढ़ से अपनाई जाने वाली सुरक्षा या सावधानी। बाढ़ आने से पूर्व सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नौका चालन से संबंधित प्रशिक्षण देना। खाद्य सामग्री की व्यवस्था बाढ़ से पूर्व कर लेना। सत्तू, चूड़ा, गुड़। विभिन्न रोगों से बचने हेतु दवा इत्यादि का प्रबंध करना। मकानों का निर्माण नदी के किनारे नहीं करना। टर्च, पॉलीथीन एवं बांस को अपने पास रखना। तो ये हम लोगों का मॉडल सेट दूसरा था। इसको एक बार हम दिखा देते हैं। आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पे आपको पढ़ के समझाया गया। बाकी सभी ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको क्लास के नोटबुक में मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपको क्लासरूम में भी कराया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।